चुप्पी, हादसा, हंगामा, लाठी, जेल, फिर मुआवजा और अगले हादसे का फिर से इंतज़ार और फिर चुप्पी। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये खेल सालों से चल रहा है। आप सोचेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ, मगर यह हकीकत है। पहले चुपचाप रिश्वत, भ्रष्टाचार, घोटालों का खेल। इस खेल में हादसा और हादसे में मौत, मौत और हादसे के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की लाठी और जेल और पीड़न, फिर सत्ता का मुआवजा, फिर अगले हादसे का इंतजार। यही चल रहा है दोस्तों सालों साल से। ऐसा ही हादसा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जुलाई 27 को हुआ, जब राव आईएएस एकेडमी के बिल्डिंग के बेसमेंट में बरसात का पानी भरने से 3 यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन और दिल्ली पुलिस जाग उठी। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर, कीर्ति नगर, प्रीत विहार और मुखर्जी नगर समेत कई इलाकों में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया और सैकड़ों बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। नगर निगम ने अपने आप को पाक साफ दिखाते हुए इस हादसे के लिए जल निकासी में बाधा और कई कारणों को जिम्मेदार बताया। हाईकोर्ट ने इस तरह के दर्दनाक घटनाओं के लिए सिस्टम को फेलियर बताया। हाईकोर्ट ने कहा, सभी सरकारी विभाग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, मगर किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार दिल्ली में कोचिंग संस्थानों को स्कूलों की तरह कानून के दायरे में लेके आएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट लेके आएगी। इन सभी कानूनी संस्थानों, सरकारी विभागों और सरकार के आरोप प्रत्यारोप के खेल के बीच में छात्रों का भविष्य संकट में है। छात्रों का प्रदर्शन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जारी है। छात्रों की मांग है, कोचिंग संस्थानों की स्थिति में सुधार करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आइए जानते हैं छात्रों ने अपने प्रदर्शन और अपनी मांगों पर क्या कहा। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। जब ये घटना हुई तो आपकी टीम या आप लोग कहाँ थे? सर उस समय मैं अपनी लाइब्रेरी में था और हाँ, मैं तो उस समय सर मैं दवा लेने गया था। यहाँ पे मैं अपने बाल का दवा भी कराता हूँ, तो डॉक्टर बत्रा में ही दवा कराने गया था। तो बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं बताऊँ आधे घंटे में वो जिस मेट्रो के नीचे मेरे घुटने तक का पानी आ गया था आधे घंटे में, और वही पानी बहकर यहाँ आया या इधर का पानी बह के यहीं आया और सब यहीं पर आकर इकट्ठा हो गया। सर हम लोग जब तक वापस यहाँ सर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि बच्चे उस साइड खड़े थे। आप वीडियो में देखे होंगे, जो वीडियो आउट हुआ है उसमें सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, कैसे ये पूरा फुल चुका था। मैं जब वापस गया कल दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे पता चला कि हमारे भाई बहनों के साथ ऐसा कांड हो चुका है और हमको अब सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो कल उनकी जगह हम भी हो सकते थे। इस घटना के बाद जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, 3 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद यहाँ के जो छात्र हैं उनके जीवन पर, उनके कोचिंग एजुकेशन पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है? सर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और ये आज की बात नहीं है, नया नहीं है, प्रभाव पड़ता रहा है। बातों को किसी ने केंद्र पर, किसी ने राज्य सरकार पर, किसी ने उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर फिर शांत करा देती है। इससे पहले भंडारी बिल्डिंग में दिल्ली में के मुखर्जी नगर का वो भयावह स्थिति था, जो 5 मंजिला से बच्चे अपनी जान बचाने के लिए
कूद रहे थे एक दूसरे के ऊपर, किसी का सर फटकर बाहर हो जा रहा था, किसी के टांगे। आपने अगर मैं रिपोर्टिंग किया हो तो पता होगा, उस दर्दनाक घटना को मैंने आंखों से देखा था। और उस वक्त जो मेरे आंसू थे, आप मीडिया के माध्यम से देख लीजिएगा चीज़ें, रुके नहीं, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट किए, हर चीज़ किए। लेकिन फिर क्या हुआ कि 10 दिनों के बाद फिर वैसे ही वहाँ क्लासेस चलने लगी, लाइब्रेरियाँ चलने लगी। और ऐसा ही उसके 1-1.5 महीने के बाद एक घटना घटती है, एन ब्लॉक में गर्ल्स पीजी में आग लगती है। इसके बाद और भी कई छोटी मोटी घटनाएं होती है। न प्रशासन के कोई तंत्र इसे सबक लेती है, न कोचिंग वाले, मतलब कोचिंग माफिया लेते हैं, क्योंकि माफिया हैं। और लगातार ऐसी घटनाएं, ड्यूटीज की बातें होती है, आर्टिकल 51 है। ड्यूटीज़ तो हम सब अपनी फॉलो करते हैं। कोई माँ के गहने बेच कर आता है, कोई पिता का खेत बेच कर आता है, और कोई लोन लेकर आता है पढ़ने के लिए। जितना फीस मांगते हैं हम देते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हमें क्या मिलता है? मौत मिलता है। मौत, मर्डर, ये मर्डर ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लॉइटेड थे ही, मेंटली एक्सप्लॉइटेड थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड थे और सोशली भी एक्सप्लॉइटेड थे। ठीक है, हम लोग ने स्ट्रेस को बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि लैंडलॉर्ड के द्वारा फिर हमारे रेंटेज बढ़ रहे थे, ब्रोकर का इशू आ रहा था, हेल्थ खाने का इशू आ रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ रहा था, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ थे, लाइब्रेरी का इशू आ रहा था। ऑलरेडी आपने देखा ही था, 27 जुलाई आपने मेंशन करा, उससे पहले भी मैं आपको बैकडेट ले जाना चाहूँगा। 2-3 दिन, मतलब 3 दिन पहले बैक की स्टोरी है। एक गर्ल्स का सुसाइड भी हुआ था। उन्होंने बाकायदा लिखा था अपने सुसाइडल नोट में कि रेंट हाइक को लेके मैंने सुसाइड करी है। और उससे भी पीछे मैं आपको ले जाना चाहूँगा, नीलेश का इंसिडेंट हुआ था पटेल नगर में, तो हम लोग पहले से ही मेंटल पीस में नहीं थे। और ये हमारे जो उसके बाद जो 3 का इंसिडेंट हुआ, जो ऑफिशियली दिखा जा रहा है 3 का, ये इंसिडेंट 3 का नहीं हुआ है। बाकायदा ये इंसिडेंट कम से कम हमारे हिसाब से नहीं, लोग जो कह रहे हैं, कम्युनिटी कह रहे हैं, जो कम से कम 13-14 का ये डेथ हुआ है। और इसको हम डेथ नहीं बोलेंगे, वी कैन कंसिडर इट एज ए मर्डर। अब आप देखो सर, कोचिंग की 2-2, 2.5 लाख फीस है। यहाँ रहने का रेंट 25-30 हज़ार पर मंथ है, 10 बाय 10 वाले रूम का। फूड यहाँ इतना महंगा है, इतना सब कुछ, इतनी महंगाई है यहाँ। अब सर देखो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी यूपीएससी की सच्चाई। लगभग हर साल 800 लोग सिलेक्ट होते हैं आज की डेट में। पहले 1000-1200 होते थे, आजकल 700-800 होते हैं। 800 में से आप डाटा उठा के देख लेना, आपको 10, 20, 30 ऐसे मिलेंगे जो गरीब परिवारों से आते होंगे। तो ये है सर, देखो गरीब का बच्चा तो बड़ी मुश्किल से ही कोई निकल पाता है। वो 10-20, 800 में से 10-20 निकल गए, वही हेडलाइन पे न्यूज़ पे चल जाएगा। ये तो देखो जी, गरीब इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। रिक्शा वाले के बेटे ने निकाला एग्ज़ाम, लेकिन वो 10-20 केस ही होते हैं, ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं। जस्टिस मिलना चाहिए भाई साहब। ऐसे ही आए दिन हमारे साथी मारे जाएंगे, युवा मारा जाएगा, तो कैसे? एक तरफ प्रधानमंत्री जी का भी जवाबदेही बनता है, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, भाई इस पर चर्चा क्यों नहीं करे? एक भी शब्द नहीं बोले। देश का मुखिया है प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पर चर्चा करने आते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। क्या हम विश्व गुरु ऐसे बनेंगे? आप बताइए। 2 करोड़ रोजगार युवाओं की देने की बात किए थे। अब हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, लेकिन परीक्षा तो आप फॉर्म निकलवा दोगे, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये उसे कमा लेते हो आप, लेकिन सेंटर पर पहुंचने से पहले पेपर लीक हो जाता है, या पेपर देकर आओ तो रास्ते में आते थे पेपर लीक हो जाता है। खुद भुक्तभोगी हूँ, कोई ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, भुक्तभोगी व्यक्ति बोल रहा है। तो भाई चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं? आप इस बात को काटिएगा मत। प्रधानमंत्री जी से सवाल है मेरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इस मुद्दे पर भी उनको बात करना चाहिए ना। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे भाई बहन के साथ ऐसा हो जाएगा। और हम भी सोचते हैं कि यहाँ पर अभी हम हैं और कल को रास्ते में चल रहा हूँ और कोई पोल में कोई किसी का गेट पकड़ के या किसी के घर में कोई कुछ हो जाए और हम निकल जाएं, हम यहाँ से मर जाएं, जो हमारे परिवार का जो सपना है वो यहीं का धरा धरा रह जाएगा। और हमारी जो इतना माँ बाप, हमारे परिवार, हमारे वहाँ पे लोग सपने देखे हुए हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी गए हैं और नाम रोशन करेगा, IAS बन के आएगा वापस, और हो सकता है इसी जगह हमारी लाश जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हम सोच के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं सर। इसीलिए यहाँ पर हम इस सिस्टम से लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा जो सवाल है कि अभी इस घटना के बाद पुलिस ने, कह सकते हैं कि 30 बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया, 200 पे नोटिस जारी कर दिया, कारण बताओ। लेकिन और फिर उसके बाद मेरा सवाल यही आता है कि क्या बेसमेंट को में चलने वाले कोचिंग सेंटर को बंद करना इस समस्या का हल है क्या? देखिए, जो
अननेचुरल, नेचुरल तो नहीं। हमारे भाई मारे जा रहे हैं, छात्र, इस देश का रीढ़ मारा जा रहा है, मारा जा, मैं बोल रहा हूँ, मर्डर किया जा रहा है, उससे तो बच जाएंगे ना। बेसमेंट में कहाँ लिखा गया है कोचिंग? कौन सा आपका कला गाइडलाइंस है जो कोचिंग लाइब्रेरी बेसमेंट में चलेगा? किसको कौन एनओसी देगा? कहीं तो हमने नहीं पढ़ा है। बेसमेंट में क्यों क्लास चलेगी भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, आप इतने पैसे लेते हो। देखिए, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर में जो भी चीज़ चल रही थी, या तो ऑफिस खुला हुआ है या तो लाइब्रेरी खुला हुआ है, ये सब इलीगल है। एनओसी के अकॉर्डिंग वहाँ सिर्फ पार्किंग हो सकती है या गराज हो सकता है या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें, तो वो तो इलीगल है। उसको अगर किसी भी प्रकार से चला जा रहा है वो इलीगल है, तो उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उससे इम्पैक्ट हुआ है, हमारी पढ़ाई काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। हमारे पास जो लाइब्रेरी था वो उसकी वजह से अभी जो फ़िलहाल जो अपर फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे लाइब्रेरियाँ चलें, उनका पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, उनका रेंट फीस बहुत ज़्यादा हो गया है, और जिसकी वजह से हम बच्चे आज अभी सफ़र कर रहे हैं। 6,000-7,000 रुपये पर सीट हो गया है फुल डे का, और जहाँ पहले हुआ करता था 3,000-3,500 रुपये, 2,500 रुपये। तो हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारी पढ़ाई पर। हम देख रहे हैं, या आप यहाँ की बात करो, राजेंद्र नगर की बात करो, ओल्ड राजेंद्र नगर की, मुखर्जी नगर की बात करो, लक्ष्मी नगर की बात करो, वहाँ छात्रों की सुरक्षा के मापदंड जो बनाए होने चाहिए उसको ताक पर रख कर चलता है। क्या उस इलाके के अधिकारी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको नहीं पता होगा ये चल रहा है? सब पता होता है, सब पता होता है। बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं होती भी रही है, तो पता तो सबको है। हम कह रहे हैं ना, कोचिंग माफिया, यहाँ का जो सरकार है, यहाँ की जो एमसीडी है, डीडीएस और पुलिस सब मिले हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितने इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे लाइब्रेरी या किसी प्रकार का उनका जो ऑफिस चल रही थी, किसी के खिलाफ एफआईआर हुआ है? नहीं हुआ। आप सील कर दे रहे हो, क्या गारंटी है 2 हफ्ते बाद वो सील आप कहीं ना कहीं से पैसे घूस लेकर खोल नहीं दोगे और चलना चालू नहीं हो जाएगा, और कल को फिर वही चलने लग जाएगा? तो इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कौन लड़का करने फिर बैठेगा? तो जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर है लोगों का, बच्चों का और यहाँ के जनता का, तब तक सरकार थोड़ा एक्टिव अपने आप को शो कर रही है। नहीं तो सर ऐसे ही सब चल रहा था। और अगर नहीं चल रहा होता, ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्रोचमेंट किए हैं नाले के ऊपर, जितने इलीगल ऑफिसेस और कोचिंग लाइब्रेरीज चल रही थी, ये किसके परमिशन से चल रही थी सर? ये लाइब्रेरीज ऐसे ही चल रही थी? एनओसी किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है और नीचे लाइब्रेरी चल रही है। और सुनिए, लाइब्रेरी पहले चल रही है, एनओसी बाद में आ रहा है। 2-2 साल से लाइब्रेरी चल रही थी उसी बेसमेंट में, और एनओसी अभी रिसेंटली में 1-2 महीने पहले दिया जा रहा है। 2 साल से कहाँ थी एनओ? और उसके बाद बैन भी नहीं किया गया। जब ये हमारे भाई बहन को मारा गया है सिस्टम के द्वारा, उसके बाद ये ऐसा हो रहा है कि लाइब्रेरी सील की जा रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई हो रही है। पर ये सब क्या नाम है, सस्टेनेबल नहीं है। कुछ दिन बाद ये सब वही गोरखधंधा जो चल रहा था वो चलना फिर चालू हो जाएगा सर। इसी चीज़ के खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक हमें सरकार लिखित कोई संभावना नहीं देती, लिखित नहीं दे देती कि हम आपकी सारी डिमांड, आपका जो कंपनसेशन है बच्चों का, वो सारा हम दे नहीं देते। और 5 करोड़ पे जो हमारा डिमांड है, 5 करोड़ सर बहुत कम है। लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, सर बहुत कम है 5 करोड़। जैसे यहाँ की सरकार घूस लेती है, जैसे यहाँ की सरकार बेसमेंट में बिजनेस चलाने के लिए 50 लाख रुपए तक, 1 करोड़ तक का डिमांड करती है, उस हिसाब से सर 5 करोड़ रुपये किसी के जिंदगी, वो लड़का जो IAS बन सकता था, जो इस सिस्टम में, इस समाज के लिए अपना योगदान दे सकता था, उस सिस्टम को, उसकी ज़िंदगी का कीमत सर 5 करोड़ भी बहुत कम है। पर हम चाहते हैं कि उनके परिवार को एक सपोर्ट मिले, एक उनका जज्बा रहे जीने का, और उनको लगे कि एक समाज में अगर वो अपने वहाँ पर अपने बेटे के नाम पर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो उसके लिए कंट्रीब्यूट करें। इसलिए हमारा 5 करोड़ का डिमांड है। अभी हाई कोर्ट में एमसीडी ने अपने को पाक साफ बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई कमेटियां बनाने का घोषणा कर दी हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके अनुसार इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है सर? सर यहाँ की जिम्मेदार यहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एमसीडी, ये दोनों हैं सर। क्योंकि आखिर ये बताइए, हमारे भाइयों बहनों को मारा कैसे गया? नाला साफ़ नहीं था, अंडरग्राउंड इलीगल तरीके से बेसमेंट में ये कोचिंग लाइब्रेरी चल रही थी। ये दोनों किसकी जिम्मेदारी है सर? सफाई की। और बेसमेंट में ना चले इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर?
एमसीडी की है, यहाँ के कानून की है, यहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के उनकी है। तो सर इस बात मतलब सब कुछ साफ़ है। करप्ट कौन है? अब अगर हाईकोर्ट कह रही है कि इसको कौन जिम्मेदार है, इसको किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम उनकी मजबूरी समझते हैं। जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक हम न्याय नहीं कर सकते। कौन गिल्टी है कौन नहीं है वो सरकार डिजा और कानून दिखाता है। पर सर जो हमारे लोगों स्टूडेंट के सामने हो रहा है वो कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? आप मतलब कानून जो इलीगल तरीके से हो रहा है उसको सिर्फ नज़रअंदाज करके ये कह दो कि किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर हमें नहीं लगता। सब कुछ पाक साफ है, सबके सामने क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, जिम्मेदारी कोई एक ऑफिसर नहीं ले रहा है। जो ऊपर से नीचे तक एमसीडी में ऑफिसर हैं उनके खिलाफ जांच होना चाहिए। जो सीबीआई जांच कर रही है उन सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। और किसके दबाव में नहीं काम किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, सो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना हाथ है, कौन कितना घूस ले रहा है, इसके खिलाफ पूरा जांच होना चाहिए सर। पूरे तफ्सीस होनी चाहिए और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को बताया जाना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। और क्योंकि नाम एमसीडी है, एमसीडी में तो ऊपर नीचे पूरी एक लेवल होता है सरकार का, वो क्या नाम है, ऑफिसर्स का। तो कौन सा ऑफिसर कितना जिम्मेदार है सर, सबको जवाबदेही करानी चाहिए और सबके खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई करनी चाहिए सर इस घटना के बाद अदालत, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। कुछ एक्शन भी लिया गया उनके द्वारा, मगर सवाल वहीं खड़ा है जैसा आपने भी कहा भी, छात्रों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और जो अधिकारी हैं इस इलाके या जिस इलाके में कोचिंग सेंटर चलते हैं उस इलाके के अधिकारियों का कैसे जवाबदेह बनाया जाएगा, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसके लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है सर आपके अनुसार? सर देखिए, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और सीबीआई के पास जांच भी गई है जो सीबीएसई के अंदर हो रहा है। पर सर जांच तो होगी और होनी भी चाहिए, पर ये जांच का जो निर्णायक रूप निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा सर, हमको तो जिसमें जांच करने, मुझे नहीं लगता कि जांच करने की कोई ज़रूरत है। हम बताते हैं, अगर ये नेक्सस नहीं होता, मैंने अभी तक जितने करप्शन यहाँ पर गिना दिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपस का नेक्सस, डीडीए का, फिर यहाँ पर क्या नाम है एमसीडी का, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यहाँ की पुलिस का नेक्सस, और अगर ये सब नहीं होता सर, अब तक एफआईआर हो चुका होता। उसके ऊपर एफआईआर नहीं होता जो बेचारा गाड़ी लेकर यहाँ से पानी में गुजर रहा है, एफआईआर उसके ऊपर होता जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, एफआईआर उसके ऊपर होता सर जो यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एफआईआर उसके ऊपर होता सर जिसके घर में एक लड़की सुसाइड करके अपने आप को अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अवैध तरीके से पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि आप इतना था, 25,000 दे रही थी, 20,000 दे रही हैं, 10,000 और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप रूम छोड़ दो। हम जिस मेंटल प्रेशर में यहाँ पे हमको रखा जाता है सर, हम आपको बता भी नहीं सकते। रातों रात बोला जाता है कि आज आपका 5,000 रुपये आपसे बढ़ा दिया गया, नहीं तो आप रूम छोड़ दो। पर सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि ये रेंट रेगुलेशन एक्ट है, फ़ी रेगुलेशन एक्ट है, और आज से नहीं सर 50 साल से है। कितनी उसको इम्प्लीमेंट किया गया बताओ ना सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट इलीगल तरीके से चल रहे हैं, प्राइवेट हैं, प्राइवेट एंटिटी है, पर इसको रेगुलेट आप कर सकते थे। आप हमारी ज़िंदगी में जो सिक्योरिटी की बात आपने बोला कि हम सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, कैसे करेंगे सर? रास्ते में चलते हम एक गेट पकड़ के मर जा रहे हैं। अगर अपनी तरफ से एमसीडी आगे बढ़ रही होती और थोड़ा चौकन्ना होती, सिस्टम को लेके बारिश आने के पहले चीज़ें साफ़ सुथरा रखती, नाला साफ़ रखती, तो हम हमारी ज़िंदगी इतना दांव पे नहीं लगाती सर। पर जब तक कुछ हो नहीं जाता है, जब तक कुछ लोग शहीद नहीं हो जाते, कुछ लोग मर नहीं जाते, तब तक हमारी सरकार, यहाँ का सिस्टम नहीं जागता। सिर्फ यहाँ के नहीं सर, पूरे भारत में यही हाल है। हम स्टूडेंट हर जगह जहाँ गए एक्सप्लॉइट ही हुए हैं सर। दोस्तों, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ ख़राब है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का यह हालत है कि बच्चे अपने ग्रामीण इलाकों से, शहर से अपने माँ बाप की पूरी पूंजी लगाते हैं कि एक बेहतर भविष्य उनको मिलेगा। वो उन कोचिंग सेंटरों में आकर लाखों रुपए का फीस देते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें बेहतर भविष्य मिलेगा, वो अपने माँ बाप की अच्छी सेवा कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को सींच पाएंगे और साथ साथ इस देश को सींच पाएंगे। लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है? ये सिस्टम का फेलियर है, इस पूरे सिस्टम का फेलियर है जो छात्रों को सुरक्षित
एजुकेशन नहीं दे पाता, उन्हें ऐसा वातावरण नहीं दे पाता जहां वो सुरक्षित एजुकेशन ले पाएँ। इन सब बातों के अलावा इस मौजूदा सिस्टम में सरकार, प्रशासन और बड़े अधिकारियों की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जब ऐसे किसी हादसे के खिलाफ जनता की आवाज़ उठती है तब सिर्फ जांच कमेटियां बना दी जाती हैं जिनकी रिपोर्ट सालों साल नहीं आती है। इस तरीके से जनता के आंदोलन को गुमराह किया जाता है और ठंडा किया जाता है और सिस्टम अपनी जवाबदेही से बच निकलता है। जबकि होना तो ये चाहिए, सिस्टम को आम जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।